नमस्कार आप सभी को। यू आर वेलकम कैलाश स्टडी सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में 2022 में एडमिशन लिया था। तो उनका एग्ज़ाम तो 22 में ही होने वाला था, लेकिन फ़िलहाल कारणवश नहीं हुआ क्योंकि कोलकाता यूनिवर्सिटी बहुत लेट चल रहा है। तो अभी जो है कि फ़िलहाल कुछ दिन पहले यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम का प्रोग्राम निकाला गया है, जिनका एग्ज़ाम है 18 अगस्त से शुरू होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट का दुविधा अभी से ही शुरू हो चुका है क्योंकि नया सिलेबस आया है और कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को पता है कि 48 कॉलेज है, उनमें से लगभग 40 प्लस कॉलेज में यूजी का पढ़ाई होता है। ठीक है, तो सभी कॉलेज में अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया है। ये अभी तक का सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है स्टूडेंट के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक सभी के लिए जो पेपर है बीए बीएससी बीकॉम स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इस पे किस प्रकार की प्रश्न आएगा तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि इसके बाद लगातार आप लोग का जो यूजी सेमेस्टर का जो भी स्टूडेंट का कॉमन पेपर है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, फिर आप लोग का जो हिंदी वाला पेपर है, ठीक है, फिर आप लोग का जो ये ईवीएस का पेपर है, और हो सकेगा तो हम जो आप लोग का जो मेजर पेपर है ना उसका भी हम वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो इससे पहले मैंने वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि उस टाइम आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले यूजी 5 सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था, उस पर मैं बिजी था। मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है, ठीक है, तो उसमें भी मेरा स्टूडेंट है और यूजी 3rd सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम चल रहा था। तो फिलहाल अभी उन लोग का सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है, ऑफलाइन में उन लोग का एग्ज़ाम ये ट्यूशन होता है, ठीक है, तो इसलिए हम इस पर वीडियो नहीं बना पाए। तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, उन लोग का एग्ज़ाम पार हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है तो हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक्स है ना अंडरस्टैंडिंग इंडिया पर हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, ठीक है, यूनिट 1 से उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो आप लोग का यूनिट 1 में जो रखा गया है परिचयात्मक भारत में, तो इसमें हम लोग बात करेंगे आज इसका पूरा। तो देखिए यहाँ से आप लोग को जो भी प्रश्न आए, ठीक है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अगर आप लोग पूरी हमारे जो प्यारे भारत है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग के पास अगर जानकारी रहेगा, ये इसमें जो हम लोग जानकारी देने वाला है ये पूरी टोटली भूगोल के बेसिस पर है, थोड़ा इतिहास भी है। और जो भी स्टूडेंट पूरा भारत का परिचय अच्छा से उन लोग को है वो लोग तो आराम से लिख लेगा, लेकिन जो लोग को दुविधा है डाउट है उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं जो हम लोग का, देखिए जो इंडिया है ना इसका पूरा विस्तारित हम लोग जानकारी अभी आप लोग को देंगे। तो सबसे पहला है कि हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, इसका कैसे परिचय कराएंगे, आप लोग को तो लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग को उससे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, जो आप लोग का क्वेश्चन पैटर्न है ना इसमें, तो अभी फ़िलहाल जितना मालूम है उसमें आप लोग को 15 मार्क का 2 सवाल आने वाला है, ठीक है, तो उसमें से आप लोग को 30 मार्क हो जाएगा। फिर आप लोग का 5 मार्क का जो 5 मार्क का 4 गो सवाल आने वाला है, उसमें से आप लोग का 20 मार्क रहेगा, तो 50 हो गया। और इधर आप लोग का जो शॉर्ट टाइप है ना, शॉर्ट टाइप में आप लोग का 10 गो सवाल आने वाला है जो 2 मार्क का रहता है, उसमें 20 गो, तो टोटल 70 मार्क का अभी जो एग्ज़ाम होता है इस प्रकार का पैटर्न है एग्ज़ाम का, अभी प्रश्न पैटर्न है। तो उसके हिसाब से मैंने ये आलोचना इस पर हम लोग करेंगे, बात करेंगे कि ये पूरा टोटली हम 15 मार्क के लिए अभी आलोचना कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग का 5 मार्क का है ना तो उसका भी कवर हो सकता है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। तो जैसे कि कोई भी देश हो, ठीक है, उसका एक इतिहास होता है, प्रमुख उसका भौगोलिक परिस्थिति होता है, उसका जो अपना जो भौगोलिक जो दशा होता है सभी देश का अलग अलग प्रकार की होता है, ठीक है। तो भौगोलिक अवस्था ही इतिहास का रूपरेखा निर्मित करती है। विभाजन से पूर्व भारत के विशाल देश था, ये तो सभी को पता है, ठीक है। तो जिसमें से
रूस को छोड़कर सारा यूरोप इसमें समा सकता था। इसकी विशालता के कारण कोई इतिहासकारों ने इसे उपमहाद्वीप भी कहा है, यानी सब कॉन्स्टिट्यूंट भी कहा है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट, तो सॉरी सब कॉन्टिनेंट बोलता है। इसके बाद हम लोग ने देखा है कि एक किताब होता है इसका, उसका नाम है डॉक्टर R.D. बनर्जी के अनुसार, ठीक है। तो इसकी विशालता उन्होंने लिखा है कि इसकी विशालता, जलवायु, ठीक है, और इसकी विभिन्नता, भौगोलिक विशेषता के अंतर तथा विभिन्न प्रजाति जो इसमें रहती है और रहने के कारण इसको हम लोग एक महाद्वीप भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया था उसका किताब में। तो इसका ये छोटा सा कोटेशन हमने जिक्र किया। तो प्राकृतिक बनावट के आधार पर भारत को हम लोग विभिन्न प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। तो वही उसी पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहला जो पॉइंट लिया है यहाँ पर, तो प्राकृतिक बनावट के अनुसार, तो सबसे पहला पॉइंट है कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है ना, ये भारत को एक प्रकार के बहुत ही ये है, मतलब दर्शाता है। तो किस प्रकार टाइप का उधर उत्तर में है, तो इसको अगर आप लोग अभी नहीं समझ पा रहा है कि भारत का उत्तरीय भारत में जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ये आप लोग कैसे समझ पाएंगे। तो आप लोग के पास, सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग उसका मैप भी देख सकते हैं। नहीं तो चलिए मैं आप लोग को उसका वर्णन अभी करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इसका मेन जो टॉपिक्स है ना, इस पर हम लोग अभी जो पर्वतीय प्रदेश, इसमें भारत के उत्तर से पूर्व से पश्चिम, मतलब उत्तर के पूर्व से पश्चिम तक हिमालय व अन्य पर्वत श्रेणी है, उसको आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। जो मैप है ना, वहाँ से आप लोग को आराम से दिखा सकते हैं हम कि भारत का जो उत्तर है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि मैप को कैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा मैं हिंट्स देता हूँ। इधर हम लोग इसको ईस्ट कहते हैं, ठीक है, और इस साइड को वेस्ट कहते हैं, और इसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं, और इसको साउथ कहते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो उत्तर का बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, तो उत्तर हो गया हम लोग का जम्मू कश्मीर साइड, पूरा उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है। फिर आपका उत्तराखंड आता है। तो ये वाला साइड से लेकर यहाँ से पूरा आप लोग देख सकते हैं, जो मैप मैंने लिया है, ठीक है, ये हमने गूगल से लिया है। तो ये वाला जो हिस्सा है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और आप लोग अच्छा समझ में आएगा। तो पूरा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा पर्वतमाला जो है ना, ये पूरा उत्तर का है, ठीक है, उत्तर का पर्वत श्रेणी है, जो आप लोगों को कलर में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, भारत के उत्तर से पूर्व पश्चिम, तो ये वाला हिस्सा हो गया उत्तर से, ये जो पूर्व हो गया इस साइड, और इस साइड पश्चिम है, ठीक है। तो इतना जगह में फैला हुआ है, कौन सा पहाड़ है, ये पर्वत श्रेणी है, हिमालय है, ठीक है। वो अन्य पर्वत श्रेणी फैली हुई, इसके साथ साथ हिमालय के साथ साथ भी और भी बहुत छोटा छोटा पर्वत पठार इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके अंतर्गत कश्मीर आता है, कांगड़ा आता है, टिहरी आता है, कुमायूं आता है, नेपाल आता है, सिक्किम आता है, भूटान आता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ ये विशाल हिमालयी पर्वत अफगानिस्तान से आसाम तक है, ठीक है। यहाँ पर अफगानिस्तान का थोड़ा सा इस साइड वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इधर इसका आगे में अफगानिस्तान है, तो हिमालय पहाड़ वहाँ तक है। ये तो भारत का मैप के अनुसार दिखाया गया है, इसलिए आगे तक नहीं दिखाया रहा। तो वहाँ से अफगानिस्तान से लेकर इसमें आपका आसाम तक दिखाया गया। तो आसाम आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम इधर है, ठीक है। तो इस यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद इसका जो विस्तार है पूरा फैला हुआ है, और संसार की कुछ ही ऊंची चोटी भी यहाँ स्थित है। जो संसार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना, इसी में स्थित है,
जैसे कि गौरीशंकर, एवरेस्ट और गोंडविन और आस्टिन तथा कंचनजंगा इसी में स्थित है। आप लोग को पता होगा कि संसार का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसका उच्चता हम लोग आगे में बात करेंगे डिटेल्स में। तो इसके अंदर जो भी पर्वत श्रेणी था आप लोग याद रखिएगा, मैं दोबारा इसको कह रहा हूँ, ठीक है। गौरीशंकर है, एवरेस्ट है, खास करके ये सब नाम लिखना ही, ठीक है। जो मेन है उसको आप लोग छोड़िएगा मत, ठीक है। अभी हम लोग आगे इसका बात करेंगे कि ये जो उत्तर में जो पर्वतीय प्रदेश है, इससे हम लोग को लाभ क्या मिलता है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने इस पर और सब हेडिंग लिया है कि भारत के उत्तर तथा, यहाँ पर थोड़ा गलत लग गया, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, चेक नहीं किया मैंने। तो भारत के उत्तर तथा, ठीक है, उत्तर इसमें तथा होगा, तथा पूर्वी की ओर से जो आक्रमण की रक्षा करता है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि भारत के उत्तर पूर्वी की ओर से आक्रमणकारियों की रक्षा करता है। तो देखिए मैप से हम लोग इसको अच्छा से समझेंगे। यहाँ जो इस वाला साइड है ना, इधर से आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो साइड है, इधर से जो आक्रमणकारी, पहले क्या होता था ना, भारत को बहुत बार आक्रमण किया गया। आप लोग को पता होगा कि सन 2000 जब 1100-1200 था, तब से लेकर तुर्की लोग ने आक्रमण किया, पठान लोग ने किया, मुगल ने किया, उसके बाद अंग्रेज लोग ने किया, तो आक्रमण होते गया। लेकिन वो सभी आक्रमण पहले क्या होता था ना, सब पैदल में आता था, ठीक है। उस टाइम ना इतना सुविधा था, ना ये हवाई जहाज़ था, ना उतना बड़ा बड़ा जहाज़ था, इसलिए सब पैदल में इस साइड से आक्रमण होता था, ठीक है। तो उस टाइम इस साइड से क्यों होता था, क्योंकि पाकिस्तान साइड अपना भारत का ही था, अफ़गानिस्तान से होते हुए इधर से लोग आराम से आ जाता था। लेकिन इस साइड से, उत्तर पूर्वी साइड से कभी भी आक्रमण नहीं हुआ। इसका कारण क्या था, इसमें आप लोग देख सकते हैं, जो ये हिमालय पर्वत आप लोग को जो दिख रहा है ना, ये हिमालय पर्वत का इसका उच्चता 8 किलोमीटर से ऊंचा है, ठीक है। इसमें उच्चता इसका कितना है, जो एवरेज है ना, एवरेज उच्चता है 6000 मीटर है, और उसका टॉपेस्ट उच्चता है 8848 मीटर है, जो एवरेस्ट का हाइट है, ठीक है, 8848। तो इस साइड से इसलिए कभी भी आक्रमण नहीं हुआ इस साइड से। ये 8 किलोमीटर का जो हाइट का जो आप लोग का जो ये पर्वत है, इसको पार करना आक्रमणकारी के लिए बहुत ही कठिन था, इसलिए इधर से कभी भी आक्रमण नहीं हुआ। तो जैसा मैंने समझाया अभी आप लोग को कि इस साइड से कभी आक्रमण हुआ ही नहीं, तो आप लोग सीधी सी बात समझ सकता है कि 8 किलोमीटर का जो पहाड़ है, इसको फांद करके कोई आ नहीं सकता था, इसलिए इसका भारत को पूरा सुरक्षा मिलता था। तो आपको लिखना है इस प्रकार कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों उत्तर से पूर्व में बहुत ही ऊंची, अतः प्राचीन समय से ही किसी भी आक्रमणकारियों को वहाँ से आना सांस नहीं हुआ, इसलिए हम लोग को सुरक्षा मिलती गया, ठीक है। आगे आप लोग लिख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में जो समतुल तथा जो हिंदुकुश पर्वत है, जो बहुत ही ऊंचे हैं, और ना ही ऊंचाई है, ये तो पूरा का पूरा पर्वत जो आप लोग का अभी दिख रहा है, इसमें पूरा बर्फ़ में ढका हुआ था, अभी भी बर्फ़ उसमें है, जिसमें से बहुत सारा नदियाँ निकल कर आता है। तो इस प्रकार से आप लोग को टॉपिक्स बाय टॉपिक्स में लिखना है, पूरा सब हेडिंग बना के, ठीक है। तो ये था पहला टॉपिक्स। अभी हम लोग इसमें दूसरा टॉपिक्स में बात करेंगे। इसमें तो बात करने के लिए बहुत था, लेकिन अभी क्या है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तब 2 घंटा पार हो जाएगा। तो इसमें से जो मैंने दूसरा टॉपिक्स लिया है, ठीक है, यहाँ से भारत की अलग सभ्यता तथा संस्कृति। अभी देखिए सबको पता है कि भारत के बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत सारा जाति रहता है, ठीक है, और बहुत सारा सभ्यताएं यहाँ पर पनपे है अभी तक, और इसका संस्कृति भी बहुत ही खास है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे भारत में, तो इसको किताबी भाषा में इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं कि भारत तीनों ओर से हिमालय एवं समुद्र से घिरा हुआ है।
ठीक है। तो आप लोग को तो पता है पूरा पूर्वी तट और पश्चिम तट भारत का जो दक्षिण साइड है उसमें समुद्र से घिरा हुआ है। तो घिरा होने के कारण संसार में एक अलग ही भौगोलिक इकाई बना गया है। इस प्रकार की देश हमारे प्यारे भारत की तरह और दूसरा कोई भी देश में इतना सुविधा और इतना भौगोलिक सुविधा नहीं है। यहाँ एक विशेष सभ्यता एवं संस्कृति का उदय हुआ इसके चलते, जो हम लोग इसका थोड़ा बात को गौर करेंगे। यहाँ पर कोटेशन है उसका, प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने एक किताब लिखी थी हमारे विरासत नामक की, उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि भारत की भौगोलिक परिस्थिति इस देश का एशियाई से इस तरह से अलग कर दिया कि इसे विभाजित करने तथा विस्तृत करने के सभी प्रयत्न जो असफल हुआ। जो आक्रमणकारी द्वारा इस भारत को तोड़ने का वो लोग कोशिश करता था, ये सभी आक्रमणकारियों का जब भी कोशिश किया वो विफल रहा। ठीक है। और उसके साथ साथ इसका सभ्यता भी आगे बढ़ता गया। जब आज हम लोग 2023 में हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचे, लेकिन ये भारत पहले इस प्रकार की भारत नहीं था। आप लोग इतिहास पढ़िएगा तो इसका पूरे में पूरा पता चलेगा। अब मैंने इस पर आगे जो टॉपिक्स लिया है ना, इस टॉपिक पर बात करते हैं, साइबेरिया की ठंडी तथा शुष्क पवन की भारत की रक्षा। अभी आप लोग को तो पहले इसको समझना पड़ेगा कि साइबेरिया ये रूस में है। ठीक है। तो इसका जो ठंडी हवा का रहा तो उधर साइड में चीन साइड में आप लोग अभी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन आप लोग को एक बार गूगल मैप करके ना देख सकते हैं कि साइबेरिया की स्थिति क्या है, उसमें कितना वहाँ बर्फ़ का पहाड़ है, वहाँ से कितना ठंडी हवा आता है। तो किस प्रकार से इसको भारत को रक्षा किया, कौन किया, ये जो आप लोग यहाँ पर्वत दिख रहा है ना, इसी पर्वत ने ये पूरा उधर का हवा को आने नहीं देता, क्योंकि 8 किलोमीटर ऊपर में कोई हवा हम लोग का जो है वो पार नहीं हो सकता। ठीक है। ये जो आप लोग जियोग्राफी में पढ़े होंगे, ठीक है, कि क्षोभ मंडल होता है, सबसे पहले वायुमंडल, इस प्रकार की जो मंडल होता है ना, तो लगभग 3-4 किलोमीटर तक आपको हवा मिलता रहेगा अच्छा से, वो हवा पार होता है। लेकिन यहाँ 8 किलोमीटर भेद करके इधर से कोई हवा नहीं आ सकता है। तो वहाँ का अगर साइबेरिया का आप लोग स्थिति देखेंगे ना तो आप लोग डर जाएंगे। वहाँ पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ फैला है। उसका कुछ दृश्य जो उसका छवि है इस प्रकार की दिखता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार बर्फ़ से पूरा जितना सफ़ेद दिख रहा है ये बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है। वहाँ का स्थिति इस प्रकार की है। जो वहाँ आदमी लोग रहता है, इंसान लोग रहता है, तो उसका हालत इस प्रकार की होती है। सब मतलब कभी भी वहाँ बर्फ़ की कमी नहीं होता। ठीक है। ख़त्म ही नहीं होता, हर टाइम बर्फ़ रहता है। तो इसलिए कह रहा है कि उधर से अगर उत्तर साइड से जो चीन देश है, रसिया है, उधर से अगर हवा भारत में पार होता है ना तो भारत पूरा सिकुड़ जाता है। ठीक है। तो इसको आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि इंग्लैंड जहाँ पर है उसका उस साइड में जो उसका ये है ना, एक तो देश है, समुद्र पार होते हुए पूरा द्वीप में पूरा का पूरा उसमें आपका बर्फ़ में भरा हुआ। तो इस प्रकार की वहाँ के ठंडा पूरा यूरोप जो महादेश है ना वहाँ पूरा ठंडा रहता है हर टाइम, तो उसका असर पड़ता है। तो भारत को ये ठंडा अभी झेलना नहीं पड़ा, इसका वही कारण है। तो आप लोग इसको किताबी भाषा में दूसरी प्रकार से लिख सकता है कि हिमालय की ऊंची श्रेणी साइबेरिया की ठंडी हवाओं को, शुष्क पवनों को आने से रोक देता है। इसको और थोड़ा आप लोग समझ जाएंगे तो विस्तार से लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग अगला पॉइंट लिए है कि आर्थिक लाभ क्या होता है इससे। तो आर्थिक लाभ देखिए, आर्थिक लाभ इसका मतलब हम लोग को पैसा इसमें हम लोग को कैसे मिलता है। ठीक है। पूंजी कैसे आता है। तो हिमालय की ऊंची चोटियाँ जब सदैव बर्फ़ जमी रहती है, जब भारत में ग्रीष्म ऋतु आता है, ठीक है, जब अप्रैल पार होके मई जून में, उस टाइम तो सभी भारत का नदी सूख जाता है। लेकिन हिमालय पर्वत से जो नदी निकलती है ना, मोटी भाषा में कहे तो वो बहती रहती है, जिसके चलते होता है क्या ना, भारत के भूमि उपजाऊ बनती है और उत्तरी भारत की समृद्ध नदी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अतिरिक्त हिमालय पर्वत बंगाल की खाड़ी तक बहने वाली भारी हवाओं को तिब्बत की ओर जाने नहीं देता है। फलत क्या होता है, इसका फलस्वरूप होता है कि भारत उत्तरी भागों में भारी वर्षा होती है और भारत की लगभग
समस्त उपज संपद पैदावार उन समुद्री मानसून पवनों को प्राप्त होता है जो समुद्र से चलकर हिमालय पर्वत से आकर टकराती है। तो इस प्रकार की मतलब जो वातावरण है ना उसको संतुलित करके रखता है, जिसके चलते भारत में पानी गिरता है, ठीक है, पूरा। तो उससे हम लोग को आर्थिक लाभ होता है। अभी इसका लास्ट पॉइंट है ना, इसमें इसको हिंदू संस्कृति का उत्थान हम लोग कह सकते हैं। कैसे न, जो भारत का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है, प्रदेश है, वहाँ पर हिमालय पर्वत है। अभी आप लोग को पता है कि हिमालय में बहुत सारा ऋषि मुनि जाके वहाँ तपस्या किया है। बहुत सारा इतिहास वहाँ पर हम लोग को अभी तक छुपा हुआ है, सबका इतिहास निकाल नहीं पाया है। तो सभी को पता है कि हिमालय में सब कोई जाता है तपस्या करने के लिए। तो इसलिए भारत का जो सांस्कृतिक सभ्यता ना वहाँ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि हिमालय के घने जंगलों में अनेक एकांत स्थान है जहाँ पर कोई नहीं जाता है। तो वहाँ पर ऋषियों ने अनेक आश्रम बनाया, साधन किया है। इन ऋषि मुनियों के मनन और परिशीलन का शेष भारत का स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ही इसके आधार पर अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी और हिमालय में स्थित पवित्र स्थानों की यात्रा करने के लिए भारत के विभिन्न भागों से सदैव यात्री आते रहता है, जो टूरिज्म प्लेस के लिए, ठीक है। तो वहाँ का धर्मों प्रदेश सुनते हैं और हिंदू संस्कृति की निरंतर प्रभावित होते रहा है। इसके अतिरिक्त हिमालय में अनेक अवस्थावर्धक स्थान हैं, जैसे कि आदमी सब, जो भी इंसान बाहर देश से आता है, मनुष्य सब घूमने जाता है वहाँ। तो शिमला हो गया, डलहौजी हो गया, आपका श्रीनगर हो गया, पहलगाम हो गया, कुल्लू हो गया, जो मनाली नाम का एक जगह है, ये तो बहुत ही फेमस जगह है। मनाली हो गया, देहरादून हो गया, फिर आपका दार्जिलिंग भी है। तो इस प्रकार इत्यादि बहुत जगह है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा इसके बारे में, ठीक है, आराम से एग्जाम में। तो यहाँ तक हो गया आपका, जो इसमें था कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब दूसरा पॉइंट इसी में आता है हम लोग का, वो है विशाल जो उत्तरी मैदान है, ठीक है। तो उसका हम लोग आगे में लिखा है कि विशाल जो उत्तरी मैदान है, विशाल उत्तरी मैदान कहाँ पर है? ये उन स्टेट में है झारखंड का, जो हिमाचल प्रदेश हो गया। आपको लोग को पहले मैप में दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कलर किया हुआ ना, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा जगह, इसको थोड़ा रेड कर लेते हैं, रुकिए। तो ये जगह पूरा का पूरा जितना कलर किया हुआ, ये है आपका उत्तरी विशाल मैदान, ठीक है। तो ये वाला जगह आप ही मैप में देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसका अगर वर्ग किलोमीटर में निकालेंगे ना तो लगभग 2 लाख के ऊपर होगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तरी मैदान का विशाल मैदान जो है ना उत्तर का, ये फैला हुआ है कि हिमालय पर्वत के नीचे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ का विशाल मैदान है। यह भूभाग अनंत काल से भारतीय महाद्वीप का हृदय स्थल माना जाता है। यहाँ मैदान उर्वर मिट्टी के संग्रह से निर्मित है। पूरा का पूरा उपजाऊ वाला मिट्टी है, बहुत सारा चाष होता है। आप लोगों को पता है कि इसी के अंदर उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार और पश्चिम बंगाल और आसाम के कुछ जगह आता है, जहाँ पर आप लोगों को पता है कि भारत का जो फूड के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण वाला स्टेट है ये सब। तो इतना जगह में फैला हुआ है, ठीक है। इसका हम लोग आगे में पॉइंट पॉइंट करके बात करेंगे कि किस प्रकार हम लोग के देश के लिए सहायक होता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट लिए है हम लोग, कृषि, उद्योग और व्यापार के केंद्र बना इसी के चलते, ठीक है। जहाँ पर देखिए कृषि, उपजाऊ वाला मिट्टी होगा तो वहाँ पर कृषि जरूर होगा। अभी वहाँ पर उद्योग भी बैठेगा, कंपनी, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में पूरा आपका सभी प्रकार की खेती होता है। मान लीजिए चावल का, तो चावल का पहले तो उसका कृषि की जाती है, खेत में धान उगाया जाता है, उसके बाद उसका पूरा फैक्ट्री में जाकर उसको चावल में परिणत। जैसे कि मान लीजिए गेहूँ का उसको आटा बनाने के लिए भी वहाँ पर बहुत सारा कल लगा हुआ है। सभी प्रकार की उद्योग है और उसका व्यापार का केंद्र भी बनता है। जब फसल उग जाता है, किसान से खरीदने के लिए जो व्यापारी लोग हैं वो लोग भी आता है। तो इस प्रकार का मिलजुल है। अभी दूसरा पॉइंट में आप लोग इसका लिख सकते हैं, वो है क्या कि इतना बड़ा मैदान, जब इतना सुविधा है वहाँ पर,
तो सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र बन जाता है, क्योंकि उपजाऊ वाला मिट्टी और समतल भूमि जहाँ पर गंगा नदी बह रहा है, सिंधु नदी भी उधर है पाकिस्तान साइड में, तो और फिर आपका जमुना नदी भी है, बहुत सारा गंगा का सहायक नदी। तो नदी के आसपास में आदिम सभ्यता के टाइम में, जो प्राचीन काल में, इंसान उसी जगह में बसवास करता था जहाँ उन लोग को पानी, अच्छा पानी मिलता था। तो इसके चलते क्या है ना, वहाँ का सभ्यता भी बहुत पुराना होता है, संस्कृति भी पुराना होता है। अब इस पर हम लोग कैसे इसको याद करके रखेंगे, तो यही मैदान जो प्राचीन युग है आर्यावर्त के नाम से विख्यात है। आर्यावर्त आप लोगों ने सुनी होगी, महाभारत में कहा विख्यात है, और भारतीय सभ्यता संस्कृति का उद्गम स्थल है। और एक क्या है न, यह मैदान में जैन और बौद्ध धर्मों जैसे महान धार्मिक आंदोलन का केंद्र रहा। उसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए अभी बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का इसलिए कहा गया क्योंकि आप लोग को एक उदाहरण देते हैं, जो बिहार में जगह है ना, बिहार ये वाला जगह में, बिहार में गौतम बुद्ध का पूरा धार्मिक केंद्र था, ठीक है। वहाँ से ही उन्होंने अपना धार्मिक जीवन का शुरुआत की थी। तो अतः इस स्थल में जिसका संपूर्ण महाद्वीप का क्रमशः विकास हुआ और प्रसार हुआ, भारतीय इतिहास का प्रमुख घटना रही है। तो इसी प्रदेश को, भारत को धीरे धीरे विकास की ओर लेके गया है यहाँ से ही। तो आगे की हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट लिया है, 3 नंबर में जो पॉइंट लिया है कि जहाँ पर उतना सुविधा है वहाँ पर शिक्षा, कला तथा साहित्य केंद्र भी है। अभी आप लोग को पता है कि हिंदी साहित्य का जितना भी बड़ा बड़ा कवि है वो लोग उसी जगह पर जन्मे थे, उन लोग का जन्मभूमि भी था। और आप लोग को तो पता है कि हिंदी साहित्य को अगर छोड़ के भारत में सबसे बड़ा कोई साहित्य है तो वो है बांग्ला साहित्य, ठीक है। बंगाल में जो कवि लोग का जन्म हुआ, इसका उदाहरण स्वरूप है कि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, आपका जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, और भी बहुत सारा कवि है, माइकल मधुसूदन दत्त है खास करके। और इन लोग का जन्म भी इसी उपजाऊ वाला मिट्टी में ही हुआ था, जिसके चलते जहाँ देखिए मनुष्य का खाने पीने का सभी प्रकार की सुविधा रहेगा, वहाँ शिक्षा, कला का, साहित्य का विकास होगा ही होगा। जहाँ पर मनुष्य खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, वहाँ पर कैसे होगा, ठीक है। तो 3 नंबर पॉइंट में आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि आर्थिक परेशानी ना होने के कारण अधिक अवकाश प्राप्त होता था, जिसके कारण मैदान विद्या का केंद्र बना और तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ था। आप लोगों को पता है कि अभी तो तक्षशिला वो जो पाकिस्तान भाग में चला गया है, इस साइड भी था, ठीक है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय आप लोगों को पता है कि बिहार में ही है। तो इस प्रकार की वहाँ पर शिक्षा, कला का विस्तारित हुआ था। इसका अगला पॉइंट हम लोगों ने लिया था, आप लोग देख सकते हैं वो, कि विशाल साम्राज्य का उत्थान पतन, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम लोग ने नीचे लिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ कि विशाल साम्राज्य का उत्थान पतन। अभी ये जो विशाल साम्राज्य है ना, ये विशाल साम्राज्य का उत्थान पतन आप लोग समझ सकते हैं, ये उस टाइम का तक्षशिला का इमेज है, ठीक है। तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। तो ये जगह आप लोग को देख के पता चल रहा है कि ये जो जगह है ना, इस पर कौन कौन सा राजा पहले बसवास करता था, ठीक है। तो इधर तो बंगाल में मान के चलिए बहुत सारा राजा का उत्थान पतन हुआ है, खास करके पाल वंश, यहाँ पर मगध था, ठीक है, धनानंद का ये था। इधर फिर आप लोग का गुज्जर प्रतिहार इसी साइड में था। फिर जो भी आक्रमणकारी आता था वो लोग इधर से आके दिल्ली में बैठ जाता था, दिल्ली में, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारा राजा का उत्थान पतन हुआ, क्योंकि यहाँ सब कुछ सुविधा था, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको लिख सकते हैं कि ये उपजाऊ होने के कारण प्रत्येक विदेशी तथा स्वदेशी शासक, जो देश में भी शासक था ना, ये जगह छोड़ के जो दक्षिण भारत तरफ का जो चोल वंश था, फिर राष्ट्रकूट था, ये लोग भी सब, जितना भी राजा था ना, ठीक है, जितना भी राजा था, सबका टारगेट एक रहता था कि हम लोग किस प्रकार ये जगह को, मगध को अपना कब्जा में ले सकते हैं। तो सभी राजा का हमने देखा है इतिहास में कि झगड़ा इसी के लिए होता था, युद्ध इसी के लिए होता था कि मगध को कैसे कब्जा किया जाए, वहाँ से आराम से हम लोग सुरक्षित रह सकते। तो इसलिए ये जगह केंद्रित था, ठीक है।
उत्थान पतन के लिए। तो बहुत सारा राजा यहाँ पर आक्रमण किया, तो इसका फलस्वरूप आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि जिसके कारण यहाँ अनेक साम्राज्यों का बीच युद्ध हुआ, अनेक साम्राज्यों का उत्थान हुआ और पतन भी हुआ। और यही वो जगह है जहाँ पर कौरव और पांडव का राज्य रहा, और इसी स्थान पर बिंबिसार और अजातशत्रु और महापद्मनंद आदि मगध का उत्थान हुआ था। और यहीं पर मौर्यगुप्त, ठीक है, मौर्यगुप्त आप लोगों को पता होगा, हर्षवर्धन के साम्राज्य का उत्थान हुआ था। बाद में अनेक राजपूतों ने, इसका पश्चात मुगल साम्राज्य का स्थापित हुआ। डॉक्टर बनर्जी के अनुसार सिंधु नदी और गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र के विशाल उपजाऊ मैदान में मानव जाति का इतिहास के आरंभ से ही भारत के बाहर रहने वाले भूखे जो आक्रमण करते कबीले थे, वो लोग आक्रमण के लिए यहाँ आकर्षित किया करता था। मतलब सभी को पता था, पूरा दुनिया को पता था कि आप लोग अगर किसी भी प्रकार से आके भारत में बस गया, यहाँ उत्तरी विशाल मैदान में, तो आपका पूरा साम्राज्य यहाँ से आराम से रह सकता था। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होता था, यहाँ सब कुछ था। एक इंसान को जीने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत था, यहाँ पर वो सभी प्रकार की सुविधा था। चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो आपका जो कृषि के लिए हो, विश्वविद्यालय के लिए हो, सभी प्रकार की सुविधा था। मतलब अनुकूल परिस्थिति था यहाँ रहने के लिए मानव का। तो अभी इसका जो 4 पॉइंट आप लोग को बता दिए है। आगे देखिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आगे का जो पॉइंट है आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। तो आगे में दक्षिण का पठार के बारे में विस्तारित जानना है, ठीक है। फिर आपका दक्षिण का पठार के बाद आपका पूर्वी और पश्चिम तट के बारे में जानना है। तो इस प्रकार वीडियो लास्ट में आप लोग को निष्कर्ष लिखना है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसका हम अलग से और एक पार्ट बनाएंगे। तो जो लोग अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आज का वीडियो में इतना ही, ठीक है। आगे का वीडियो में हम लोग बात करेंगे दक्षिण का पठार, और जो और एक टॉपिक्स रह गया जो आप लोग का 4 नंबर पॉइंट में मैंने लिया है, वो पूर्वी तट और पश्चिम तट का, ठीक है। तो थैंक यू सभी को वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और शेयर कीजिएगा जितना हो सके, क्योंकि अभी तक हमको पता है कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में सभी कॉलेज में इस विषय में अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में किसी भी कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया है, उतना विस्तारित से आलोचना नहीं किया गया है। तो जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को मदद करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सबको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग लिखिएगा कमेंट में, अगर आप लोग को चाहिए इसका द्वितीय पार्ट तो हम बनाएंगे, ठीक है।